नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेलेट चाय के बाग। आज इसकी तीसरी किस्त सुनिए। तीसरी किस्त। तब एक अजीब बात हुई। कासिम ने अचानक उससे कहा कि उसे उन लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्फ्रेंस से लौटकर शाम को उसे खुद बाहर घुमा लाएगा। सनोवर ने अपने एक्साइटमेंट में इस बात पर कोई तवज्जो न दी। वो तो नरगिस और मीना कुमारी के फिल्मों की शूटिंग देखने के लिए मरी जा रही थी। चुनांचे कासिम और दूसरे पाकिस्तानी इंजीनियर कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद एक अमेरिकन कार ताज के सामने आकर रुकी और दो बेहद फैशनेबल लड़कियां हंसती खिलखिलाती उस कार से उतरी और सनोवर से, जो उनके इंतजार में बरामदे में खड़ी समुंदर और जहाजों को देख रही थी, अपना तारुफ कराया। फरहत सरूप कुमार और राहत काशानी। बीबी इस नुक्ते पर पहुंचकर यह खाकसार एक दूसरा फ्लैशबैक शुरू करती है, यानी फ्लैशबैक में फ्लैशबैक। सनोवर की कहानी इस नुक्ते तक जहन में महफूज रखो। किस नुक्ते तक? कि दो हद फैशनेबल लड़कियां ताज के सामने आकर उतरी। मैंने फरमाबरदारी से जवाब दिया, हाँ। जरीना ने गला साफ किया और नई कॉफी तैयार करने के बाद कहानी जारी रखी। तुमको याद होगा बीबी, जब अब्बा मियाँ का तबादला लखनऊ से कलकत्ते हुआ था तो मैं इंटर साइंस के लिए लेडी ब्राबन कॉलेज में दाखिल हो गई थी, याद है ना? अच्छा, तो एक मर्तबा क्या हुआ कि हम कॉलेज में एक हिंदुस्तानी ड्रामा स्टेज करने वाले थे। तो हमारी एक हमजमात अंजुम आरा ने आकर कहा कि उसके मामू के एक दोस्त हैं वाजिद साहब। उन वाजिद साहब की एक बेहद ग्लैमरस गर्लफ्रेंड है जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और शहर के थिएट्रिकल हलकों में उसकी डायरेक्शन की सलाहियतों को भी बहुत सराहा जा रहा है। मैं उसे बुलवाती हूं कि वो हमारी मदद करे। अब ये इतना लंबा चौड़ा तारुफ दरअसल एक ऐसी हसीना नाज़नीन का था जो कलकत्ते में तो बेहद मशहूर थी, मगर बिस्मिल्लाह के गुंबद में पली हम बेवकूफ़ और नौम्र लड़कियों के लिए उस वक्त तक उसका नाम अजनबी था। ये ज़ोहरा जबीं, फ़ख्र बस्तान लंदन और चीन, माहिर व अंबरीन, मोसर गिरो खुबान जहां, जाने जहां, आराम दिल, दिल मुश्ताका के नाम उसका राहत काशानी था। साल भर कबल कोयटे से आई थी और वॉर पब्लिसिटी के महकमे में असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बकौल शख्स से लगी हुई थी। उसके बारे में तरह तरह की रोमांटिक रवायतें मशहूर हो गई थी, जिनकी वजह से उसने सारे में तहलका मचा रखा था। मिस काशानी की दूसरी तहलका खेजी की वजह एक और थी। मुझको खुशी एक और है, लाना तो एक और। मुझको खुशी एक और है, लाना तू और एक जाम मैं। हाँ हाँ, मुसलमा ज़ादियाँ होती हैं इफ़्फ़त वालियाँ, चश्मे फलक ने आज तक
देखी न उनकी एक झलक। मैंने जरीना की बात काट कर आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया और झलक इतने जोर से अदा किया कि जरीना अपनी जगह से उछल पड़ी। फिर उसने उसी रवानी से कहानी जारी कर दी। वजह एक और थी। उस वक्त तक वतन अजीज इस कदर मॉडर्न नहीं हुआ था, मगर ये हसीना नाज़रीन कलकत्ते के लोअर सर्कुलर रोड को पेरिस का लैटिन क्वार्टर गर्दानती थी और वाजिद साहब के साथ रहा करती थी। चुनांचे आइंदा इतवार को हमारा ड्रामा ग्रुप जूलॉजिकल गार्डन में एक झील के किनारे जमा हुआ और वक्त मुकर्ररा पर मिस काशानी वहां तशरीफ लाई। ड्रामे की पहली रीडिंग करवाई और बड़े वक़ार और मतानत से हम लौंडियों से बातें करती रहीं। दूसरे इतवार को हम कॉलेज में रिहर्सल के लिए इकट्ठे हुए, मगर मिस काशानी ना आई। कुछ देर बाद अंजुम आरा ने मुंह लटकाए हुए आकर खबर दी कि एक बड़ा वाकया हो गया है। राहत आपा वाजिद चचा के वालिदैन के घर गई थी। वहां वाजिद चचा की बहनों ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उनको मकान से निकाल दिया। गुड गॉड, ऑलमाइटी जीसस, गुडनेस ग्रेशियस, हैरत ज़दा आवाजों का कोरस बुलंद हुआ। हालांकि तुमको पता भी है, राहत आपा फकीरों की बेटी है। अंजुम आरा ने कहा। फकीरों की यानी सूफियों की? मैंने पूछा। अरे नहीं भाई, फकीर जो रंग बिरंगी मालाएं पहने दरगाहों में बैठे अल्लाह अल्लाह करते हैं और चमन, बोस्तान और जाहिदान में राहत आपा के वालिद के जाती पाकिस्तान है। लेकिन राहत आपा की अम्मी खाना बदोश हैं। अंजुम आरा ने बड़े ड्रामाई अंदाज में दूसरी इत्तला दी, यानी जिप्सी। फोर्ट सेंडरमैन और लोरालाई से लेकर तुर्बत तक उनके कबीले के कारवानों की घंटियां सहरा की चांदनी में गूंजती रहती हैं। राहत आपा के नाम बलोची खाना बदोशों के सबसे बड़े कबीले के सबसे बड़े सरदार हैं। राहत आपा के नाना बलोची खाना बदोशों के सबसे बड़े कबीले के सबसे बड़े सरदार हैं और बेहद दौलतमंद, ऊंटों के गल्ले और जनाब ईरानी कालीनों से सजे खेमे और तलवारें, बंदूकें। मगर वाजिद चचा की बहनों ने यह सब नजरअंदाज करके ताना दिया कि तुम आखिर हो कौन? उठाईगिरी, उचक्की, इधर उधर डाके डालती फिरती हो, तबाह बर्बाद कर डालती हो लोगों को। अब बताओ भला, बेचारी राहत आपा को लेके चोर डाकू बना दिया। हम सब राहत काशानी के इस अलिफ लैलवी पस मंजर से मशहूर हुए और बबांगे दोहल ऐलान किया कि वाजिद की बहनों को ऐसी गलत और अफसोसनाक बात हरगिज न कहना चाहिए थी। राहत काशानी एकदम गायब हो गई। डेढ़ दो महीने बाद एक सुबह अंजुम आरा ने लेबोरेटरी में दाखिल होते हुए इत्तला दी कि राहत ने मटिया ब्रिज के एक लोफर नवाबजादे से शादी कर ली और उसके 4 दिन बाद ही से तलाक ले ली। इस हैरत अंगेज वाक़ये की वजाहत अंजुम आरा ने यूं की कि राहत ने वाजिद चचा से कहा कि वो उससे शादी कर लें, मगर वाजिद चचा ने मना कर दिया और कहा कि उसे मोहब्बत करते हैं मगर उसकी इज्जत नहीं करते। मुझे बताओ जरीना, अंजुम आरा ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? मोहब्बत करते हैं, इज्जत नहीं करते। भाई इसका यही मतलब हुआ कि आदमी उस लड़की से शादी करता है
जिसके लिए उसके दिल में इज्जत हो, मगर फिर मोहब्बत क्यों करते हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हम लोग उस वक्त कितने भोले और अहमक थे। आजकल की लड़कियों को देखो, घाघ एक से एक। अच्छा दरीना बीबी, तुम अपने फुटनोट ना दो, किस्सा सुनाओ। मैंने घड़ी देखी, मुझे सुबह सवेरे लोकेशन ढूंढने जाना है। मैं क्या बता रही थी? लोफर नवाबजादे से तलाक ले ली, हाँ, और टॉलीगंज में फ्लैट लिया, क्योंकि अब उसकी छोटी बहन फरद भी कॉलेज की तालीम खत्म करके क्वेटे से कलकत्ते आ गई थी। दोनों बहनों ने मिलकर शहर को सुर्ख रंग कर दिया। उन्हीं दिनों कासिम, जो दरियाई मुलाजमत के सिलसिले में आसाम में था, कलकत्ते आया। उस वक्त सनोबर से उसका इश्क शुरू नहीं हुआ था। किसी महफिल में फरहत काशानी से उसकी मुलाकात हुई और फरहत उसकी महबूबा दिलनवाज बन गई। फिर वो शिलोंग गया और शमशाद की गैर हाजिरी में सनोबर से इश्क करने लगा। मगर हर मर्तबा जब वो कलकत्ता आता तो फरहत भी उसकी रफाकत करती, जब तक सनोबर से शादी करके वो ढाके नहीं गया। उस वक्त तक फरहत कलकत्ते में ही रही, लेकिन सनोबर को उसकी वजूद का मुतलक इल्म न था। हवाले के लिए पिछला फ्लैशबैक याद करो। फिर बीबी, मैं इंटर साइंस करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज चली गई। एक रोज रीडिंग रूम में एक फिल्मी रिसाले पर नजर पड़ी तो उसमें राहत काशानी की तस्वीर मौजूद थी। तकसीम हिंद के फौरन बाद अंजुम आरा शादी करके लखनऊ आ गई और उसने बताया कि वाजिद चचा ढाके चले गए और राहत और फरहत ने बंबई जाकर फ्रीलांसिंग शुरू कर दिए। काहे की फ्रीलांसिंग? मैंने बेवकूफ़ों की तरह पूछा। अदाकारी और दीगर फनून लतीफ़ा, अंजुम आरा ने जवाब दिया। वो दोनों फिल्मी दुनिया में इस तरह दाखिल हो गई हैं जिस तरह बतख पानी में तैरने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी शक्लें कैमरे के लिए मौजू नहीं है, इसलिए बड़ी फिल्म स्टार कभी ना बन सकेंगी। आज़ादी के बाद दोनों मुल्कों में एक नया दौलतमंद तबका उभरा। हुसूल ज़र, जिसका वाहिद आदर्श था हर किस्म की तहजीबी और अखलाकी अक़दार से बेबहरा और बेताल्लुक था। अब राहत और फरहत का टाइप अनोखा नहीं रहा था। उसी जमाने में सरूर कुमार, जो बंबई में बड़ा सख्त फिल्मी हीरो लगा हुआ था, फरहत के इश्क में गिरफ्तार हुआ और उससे सिविल मैरिज कर ली। राहत ने गैर फिल्मी हीरो से गोया गंधर्व विवाह कर लिया और मिसेस गयासुद्दीन कहलाने लगी। फिर यकायक मिस्टर गयासुद्दीन इंग्लिस्तान चले गए। राहत बंबई के तरक्की पसंद हल्के से भी राब्ता रखती है और जब गैर मुल्की फिल्मी या तहजीबी वफद शहर में वारिद होते तो राहत ही उनके इस्तकबाल में पेश रहती, मगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उसकी कोई अहमियत नहीं थी। ये उसके लिए बहुत बड़ा अलमिया था। खाली वो जहन लड़कियां चोटी की फिल्म स्टार बनकर लाखों कमा रही थी और एक आलम में मशहूर हो गई थी, मगर राहत अपने गैर मामूली हुस्न, जहानत, फनी सलाहियत और अखलाकी आज़ाद रवि के बावजूद कुछ न बन सकी। इस एहसास महरूमी और नाकामी की तलाफी के लिए वो तलवार के धार पर से गुजर गई।
स्वरूप कुमार एक फिल्मी डेलीगेशन के साथ जापान चला गया और अपनी बहन की दुसरात के लिए राहत स्वरूप कुमार के नेपेंसी रोड के आलीशान फ्लैट में आकर रहने लगी। स्वरूप कुमार ने मुतअद्दिद रेस घोड़े और 2 लाख रुपया भी फरहत के नाम मुंतकिल कर दिया था। उसमें बीवी की चाहत और इनकम टैक्स से बचने की तरकीब दोनों मुज़मिर थे। एक रोज फरहत सोफे पर लेटी आया से पांव दबवा रही थी और राहत नीचे कालीन पर औंधी लेटी कुछ पढ़ रही थी कि सफेद रंग के फोन की घंटी बजी और ताजमहल होटल से एक दोस्त ने कहा कि ढाके से कुछ मेहमान आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, फौरन आओ। चुनांचे दोनों बहनें परियों की तरह सज के ताज रवाना हो गई और वहां पहुंचकर सनोबर कासिम को अपना मुंतजिर पाया। 8 दिन तक बड़े जश्न रहे। सनोबर और फरहत में बेहद दोस्ती हो गई। फरहत ने ढेरों साड़ियां उसे तोहफे में दी। मेहमानों की खातिर मदारात में पानी की तरह रुपया बहाया। रुपया उसके लिए अब कोई अहमियत ना रखता था। दिन रात उसकी मोटरें सनोबरों से खिदमत में हाजिर रहती। ढाका लौटने से एक दिन कबल सनोबर चंद दोस्तों के साथ एलिफेंटा की सैर के लिए गई। कासिम सरकारी काम की वजह से ना जा सका। जजीरे पर पहुंचते ही गिरोह की एक खातून की तबीयत खराब हो गई और दिन भर वहां रहने के बजाय वो सब दूसरी लॉन्च से वापस आ गए। सनोबर एक टैक्सी लेकर अपोलो बंदर से सीधी फरहत के यहां रवाना हो गई ताकि बकिया वक्त वहां गुजारे। जब वो फ्लैट के अंदर पहुंची तो सारे में दोपहर का सन्नाटा छाया हुआ था। राहत किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जा चुकी थी। हजम मामूल सनोबर सीधी फरहत की शानदार ख्वाबगाह की तरफ चली गई और भड़ से दरवाजा खोला। मैंने बात काटी, हाँ, और फौरन उल्टे पांव लौटी और लिफ्ट तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा कर गिरने लगी तो एक घाटन ने उसे संभाला। सनोबर ने हकलाते हुए पूछा कि जो साहब अंदर है वो पहले भी आ चुका है। घाटन ने होंठ पिचका लिए, मगर चूंकि फरहत ने किसी तस्वीर पर उसकी 2 माह की पगार जब्त करके उसे सुबह ही नौकरी से बरतरफ कर दिया था, इसलिए जवाब देने में नमक हरामी ना समझी। इसका टाइम कोई ठीक नहीं है, बाहर गांव से आया है, कल चला जाएगा। सनोबर वापस ताज पहुंची और जब शाम को कासिम ने कमरे में दाखिल होकर कहा कि वो दिन भर कॉन्फ्रेंस में मगज खपाते खपाते चूर हो गया है, तो सनोबर ने बड़े सुकून के साथ उसके लिए कॉफी मंगवाई और उसे सेरेडॉन खाने को दी, क्योंकि उसे वाजिद की बात याद आ गई कि वो अपनी किश्तियां जला चुकी है। ढाका वापस पहुंचकर भी उसने कासिम पर यह जाहिर नहीं किया कि वो क्या जानती है और पुराने मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगी। अब बीवी इस दास्तान का 3रा बाब शुरू होता है। जरीना ने शाल को अच्छी तरह ओढ़ लपेट कर सोफे पर उकड़ू बैठते हुए चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा, मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद 1952 में गायनाकोलॉजी में MD करने एडनबरा चली गई
वहां से वापस आकर बलरामपुर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ अरसे बाद मुझे मेडिकल कॉलेज में लेक्चररशिप मिलने वाली थी कि उसी जमाने में ढाके से बड़ी आपा के बड़े पुरअसरार से खत अम्मा के पास आने शुरू हुए। तुम्हें मालूम है, भाईजान 1947 से ढाके में, वहां उन दोनों की मुलाकात अरसलान अहमद और उनके घर वालों से हुई और बड़ी आपा ने तुरंत मेरे रिश्ते की बातचीत शुरू कर दी। इधर मैं अपने आइडियल्स लिए बैठी थी कि जनता की खिदमत करूंगी, गांव में जाकर किसानों का इलाज मुआवजा करूंगी। कुछ अरसे तक मैंने कम्युनिटी डेवलपमेंट पर प्रोजेक्ट के साथ काम भी किया और अब मेडिकल कॉलेज में गायनाकोलॉजी पढ़ाने की पेशकश को फौरन कबूल कर लिया। मगर बड़ी आपा के सामने किसकी चल सकती है। चुनांचे अब्बा मियां और अब्बा ने मुझे जबरदस्ती ढाके चलता किया। 1955 में ढाके आई। अरसलान मुझे बेहद पसंद आए, मगर शादी का फैसला फौरन न कर सकी। तुम जानो, वही टू बी और नॉट टू बी का जानलेवा मसला। भाईजान मेरे वीजा की मियाद बढ़वाते रहे ताकि मैं इत्मीनान से किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। उन्हीं दोनों एक शाम भाईजान और बड़ी आपा के साथ उनके दोस्तों मिस्टर और मिसेस सेड्रिक वॉरेंटन के यहां कॉल करने के लिए गई। यह एक मुअम्मर अंग्रेज जोड़ा था। मिस्टर वॉरेंटन मशरकी पाकिस्तान की एक बरतानवी जहाजरां कंपनी के अफसर आला थे और बहुत जफावरी किस्म के अंग्रेज थे। हम लोग लॉन पर बैठे और मुलाजिम हमारी इत्तला लेके अंदर गया। चंद मिनट बाद क्या देखते हैं, एक परी जमाल लड़की पतलून में मलबूस बरामदे से उतरकर घास पर खरामा खरामा चलती मुस्कुराती हुई हमारी तरफ आ रही है। जब वो करीब पहुंची तो मुझे उसे पहचानने में कोई दिक्कत न हुई। वो राहत काशानी थी, जिसे मैंने 10 साल कबल कलकत्ते के जूलॉजिकल गार्डन में देखा था। अब वो कोई 32-33 वर्ष की रही होगी, मगर पहले से भी ज्यादा दिलकश और स्मार्ट नजर आ रही थी। उसने खालिस बरतानवी अंदाज में बड़े स्टाइल से बात शुरू की और कहा कि सेड्रिक और हिल्डा अभी अभी बाहर गए हैं और वो उनकी दोस्त हाउस गेस्ट है और हिंदुस्तान से आई है, और ये कि आप लोग क्या पिएंगे। मैंने उसे कलकत्ते की मुलाकात याद दिलाई तो खुशी के मारे उछल पड़ी और बेहद तपाक और खुलूस से बातें करने लगी और कहा कि वो कल हमारे यहां आएगी। मैंने उसे बंबई के प्रोग्रेसिव ग्रुप में शामिल दोस्तों की खैर खबर दरियाफ्त की और राहत की बातों से जाहिर हुआ कि वो बड़े वाज़ेह सियासी शऊर की मालिक है। उसके बाद हम लोगों ने बैनुल अक़वामी सियासत और अदब वगैरह के मुताल्लिक़ तबादला ख़यालात किया। उसकी मालूमात काफ़ी वसी थी। फिर कुछ देर तक दोनों मुल्कों के दरमियान ज़र मुबादला की पाबंदियों का तस्करा होता रहा। उसने कहा हिंदुस्तान से सिर्फ 50 रुपए लेकर पाकिस्तान आने की इजाज़त है। अब जरा सोचिए कि मैं सिर्फ 50 रुपए लेकर यहां पहुंची हूं, किस कदर कोफ्त की बात है। थोड़ी देर में मेजबान भी आ गए और राहत जिस तरह घुल मिलकर उनके साथ बातें करती रही, उसे जाहिर हुआ कि गोया वो उनके घर की एक फर्द है। दूसरे दिन वो हमारे यहां आई और बेहद दिलचस्प गुफ्तगू करती रही। ये लड़की लोगों के दिलों में घर
करने का फन जानती है। बड़ी आपा ने इजहार ख्याल किया। कोई 15-20 दिन बाद एक रोज मिस फ्लेमिंग बड़ी आपा से मिलने आई। मिस क्लारा फ्लेमिंग हिल्डा वॉरिंगटन की बूढ़ी कुंवारी बहन थी और इंग्लिस्तान से चंद माह के लिए आई हुई थी। जैसा मैंने तुमको अभी बताया, वॉरिंगटन्स बड़े जफावरी किस्म के अंग्रेज थे और अंग्रेज अपने माँ बाप भाई बहन को भी अपने घर पर रखने के कायल नहीं। दूसरी चीज ये कि अंग्रेज हमेशा अंडरस्टेटमेंट में बात करता है। चुनांचे क्लारा फ्लेमिंग ने बरसबीले तस्करा कहा कि डियर राहत, हमारे यहां बहुत वेलकम है और एक निहायत हरदिल अजीज लड़की है। इसी वजह से उसने यहां आते आते अनगिनत दोस्त बना लिए हैं। मगर सारा दिक्कत यह है कि उन दोस्तों के वक्त बे वक्त टेलीफोन आते रहते हैं और हिल्डा आसाब की मरीज है। आप लोगों की राहत से बहुत पुरानी और बेतकल्लुफ दोस्ती है। उसे समझा दीजिए कि दोस्तों को मना कर दे। बड़ी आपा ने कहा, हां, मेरा यकीनन यह ख्याल है कि तुम ठीक कहती हो। सेड्रिक और हिल्डा 2 महीने कबल दिल्ली गए थे। वहीं पहली बार इनकी मुलाकात राहत से हुई थी और इस प्यारी बच्ची ने उन दोनों की बहुत खातिर मदारात की थी। सेड्रिक ने उसे कहा था कि अगर कभी वो ढाके आए तो आकर उनके यहां ही ठहरे। तो वो सचमुच आ गई। मैं समझती हूं कि उसकी मेहरबान आमद हम लोगों के लिए बायस मुसर्रत है। मेरी बहन हिल्डा के आसाब इस मरतूब आबो हवा की वजह से बहुत खराब हो गए। क्लारा फ्लेमिंग ने आंखें चुंधिया कर अपनी खलीक मुस्कुराहट का रुख मेरी तरफ किया। कि तुम्हारा यह ख्याल नहीं है माय डियर कि बंगाल इस मौसम में बहुत सबर आसमा हो जाता है। इस बात को एक हफ्ता गुजरा होगा कि एक सुबह हमारे फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। राहत बोल रही थी, मैं शाहबाग में शिफ्ट हो गई हूं, किसी वक्त इधर आओ। मैं शाम तक अपने कमरे ही पे रहूंगी और कमरे का नंबर बता दिया। मुझे ताज्जुब हुआ कि या अल्लाह, ये लड़की 50 रुपए लेकर हिंदुस्तान से आई थी, शाहबाग में कैसे मुंतकिल हो गई। शाम को मैं रेस कोर्स रोड पर से गुजर रही थी तो राहत के फोन का ख्याल आया और मैंने सोचा कि उसके पास होती चलो। शाहबाग होटल की दूसरी मंजिल पर राहत काशानी के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लिहाजा मैं दस्तक देने के बाद अंदर दाखिल हो गई। गुसल खाने में से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। झलझल करता लिबास पलंग पर रखा था। कोने में मेज पर राहत के साबिक शौहर गयासुद्दीन की तस्वीर और मॉडर्न आर्ट के मुताल्लिक मगरबी नक्कातों की चंद किताबें रखी थी। सिंगार मेज पर ताजा फूलों का गुलदस्ता महक रहा था। अभी गुलदस्ते का सुर्ख रेशमी फीता भी उसमें मौजूद था। अरे भाई राहत, मैंने आवाज दी। गुसल खाने का दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। उसने अंदर से जवाब दिया, हाँ हाँ आ जाओ, यहीं आ जाओ। मैं ये समझ कर के शायद वो मुंह हाथ धो रही है, अंदर चली गई और हक्का बक्का और बेहद नादिम हुई। राहत किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह
टब में नींद दराज थी। टेलीफोन पास ही स्टूल पर रखा था, जिसका रिसीवर उसके हाथ में था। मैं फौरन उल्टे पांव वापस जाने के लिए पलटी तो उसने बड़े इत्मीनान से कहा, आओ आओ बैठो। दूसरे स्टूल की तरफ इशारा किया और टेलीफोन पर बात करने लगी। अब देखो बीबी, मेरी कजिन जरीना ने हाथों की उंगलियां फैलाकर कहा, मैं डॉक्टर हूं, बरस हा बरस मैंने सैकड़ों डिलीवरी केस किए हैं, तरह तरह के ऑपरेशन करने के आदी हूं। इंसानी एनाटॉमी मेरे लिए किसी नफ्सियाती कॉम्प्लेक्स की हैसियत नहीं रखती। तुम खुद गैर मुल्की आर्ट स्कूलों की लाइफ क्लास में काम कर चुकी हो और जानती हो कि इंसानी जिस्म के मुतालिक सारा मसला रवैये का है। डॉक्टरों का क्लिनिकल रवैया, शायरों, संतराशों और मुसव्विरों का जमालियाती रवैया और सीधी सीधी जिनसी अप्रोच, जिसमें सेहतमंद और मरीजाना दोनों रवैये शामिल हैं। यह वाक़या कि राहत ने मुझे गुसल खाने में बुलाया, उसकी जिस्मानी नुमाइश पसंदी यानी एग्जीबिशनिज्म का गम्मास था। राहत को अपने खूबसूरत जिस्म का शदीद एहसास था। मैं स्टूल पर बैठकर राहत से बातें करने लगी। इतने में फोन की घंटी बजी। उसने बड़ी अदा से फिर रिसीवर उठाया। तब मुझ पर अचानक एक और इंकशाफ हुआ। यह मुस्तकिल दिन के ख्वाब देखने वाली लड़की शायद इस वक्त यह तसव्वुर कर रही है कि वो मर्लिन मनरो है और हॉलीवुड में अपने सोने के टब में, वहां शायद सोने चांदी ही के टब होते हैं ना, लेती अपने आलमगीर शोहरत रखने वाले उस शाख या अपने प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से गुफ्तगू कर रही है। मुझे बेहद रंज हुआ, बड़ी खजालत महसूस हुई। फोन खत्म करने के बाद वो उठ खड़ी हुई। तुम कपड़े पहनो, मैं बाहर बैठती हूं, मैंने कहा। वो बाहर आ गई। राहत एक बड़ा सा तौलिया लपेटकर कमरे में आई, कपड़े पहने और श्रृंगार मेज के सामने बैठकर बाल संवारने लगी। जब मैं और गयास हनीमून के लिए साउथ ऑफ फ्रांस गए थे, वहां एक स्पेनिश फोटोग्राफर ने यह तस्वीर खींची थी। उसने पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करके कहा, साउथ ऑफ फ्रांस। इत्र की फुहार अपनी गर्दन पर डालते हुए उसने आ भरी। किस कदर हसीन जगह है। हालांकि उस वक्त मैं राहत के मुतालिक ज्यादा नहीं जानती थी, मगर न जाने क्यों मुझे यह एहसास हुआ कि वो झूठ बोल रही है। न सिर्फ ये, बल्कि वो तरह तरह के दिल खुश कुन झूठ बोलने की बेहद शौकीन और आदी है। आखिर क्यों? जरा कमीनेपन से मैंने दरियाफ्त किया, यूरोप में कहां कहां गई? सारे में घूमे। उसने मुबहिम, मोहतात और महफूज जवाब दिया। ओफो, मेडिटेरियन की लहरें किस कदर नीली हैं। मैं तो रिवेरा के साहिल पर सुनहरी धूप में लेटी बस समुंदर का नजारा किया करती थी। इतने में एक मोटा सा गैर मुल्की बगैर दस्तक दिए कमरे में आ गया। हर सगवट फान बाग राहत ने मिलवाया। जर्मन सोफे पर बैठ गया और पसीना खुश्क करने के बाद राहत से पूछने लगा, उसे ये कमरा पसंद आया और रूम सर्विस कैसी है? अब वो तैयार होकर
जर्मन के साथ नीचे बॉल रूम में जाने वाली थी। मैं दोनों को खुदा हाफिज करके बाहर आ गई। 9:30 की शाम वो उसी जर्मन के साथ ढाका क्लब में नजर आई और लपक कर मेरे पास पहुंची। बड़ी आपा ने जरा सर्द महरी का इजहार किया। आपा के इस रवैये को उसने बड़ी खूबसूरती से नजरअंदाज कर दिया और उसे मजीद खुलूस के साथ मिली। ढाके में उसने सब मिलने वालों पर यह जाहिर किया था कि मेरी बहुत पुरानी और गहरी दोस्त है। बड़ी आपा इस बात से बहुत सटपटा गई थी। राहत ने लोगों से यह भी कह रखा था कि बड़ी आपा और भाईजान से उसके खानदानी मरासिम है। यह क्या वाहियात बात है, आपा ने कहा। अरसलान अहमद साहब के घर वाले कदामत पसंद लोग हैं, वो तुम्हारे मुतालिक क्या सोचेंगे कि तुम राहत काशानी की दोस्त हो। मगर आपा जरा सोचिए तो, इस गरीब ने मेरा क्या बिगाड़ा है। अच्छी खासी माकूल लड़की है। माकूल लड़की? माकूल? आपा ने बड़े आलम से कहा। लेकिन मैं जानती थी कि राहत अपने आप को बेहद गैर महफूज महसूस करती है। किसी ना किसी तरह खुद को ऐसे लोगों से मुमासिल करे जिनके कदम जिंदगी में मजबूती से जमे हैं। सनोबर ब्रह्मारी पड़ोस थी, माफी जगह, सनोबर ब्रह्मारी पड़ोसी थी, मगर राहत उससे कभी नहीं मिली। अभी राहत शाहबाग होटल ही में क़याम पजीर थी कि एक शाम सनोबर घबराई हुई आपा के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। है खैर तो है, कुछ मुंह से तो बोल बोल बच्ची, आपा ने कहा। तुम जानती हो आपा, इन पतिव्रता औरतों में से, तुम जानती हो आपा, उन पतिव्रता औरतों में से हैं जिनका ख्याल है कि अगर शौहर शराबी, बदमाश या जराइम पेशा भी हो तब भी बीवी को मरते दम तक उसके साथ निबाह करना चाहिए। आपा डोला आए और जनाजा निकले वाले मदरसे फिक्र से ताल्लुक़ रखती थी और सद अफसोस के ये मदरसे फिक्र अब तेजी से मादूम होता जा रहा है। चुनांचे वो उसूली तौर पर सनोबर की इस हरकत को नापसंद करती थी कि वो अपना शौहर और बच्चा छोड़कर दूसरे आदमी के घर आ गई। मगर बहरहाल सनोबर एक बड़ी खामोश शरीफ तबीयत घरेलू सी लड़की थी, इसलिए आपा को उससे उन्स भी हो गया था। सनोबर ने आंसू पोंछते हुए कहा, वो चुड़ैल, वो डायन, वो बतख भी आन पहुंची है। कौन भाई? मैंने ताज्जुब से पूछा। फरहत। और कौन? कासिम 1 हफ्ते से घर से गायब है। मुझसे कह गया था कि दौरे पर शुमाली बंगाल जा रहा है और अभी अभी वाजिद ने आकर बताया कि जयदीपपुर के रास्ते में लॉन्च पर जश्न हो रहे हैं। मुझे दफतन याद आया, उन्हीं आबी रास्तों, उन्हीं जहाज़ों पर सनोबर कासिम से चोरी छुपे मिला करती थी और शमशाद गमो गुस्से और बेबसी के आलम में पेचो ताप खाता रहता था। आपा ने आहिस्ता से कहा, बिटिया, जिस मर्द के हाथ में तुम्हारे बाप ने तुम्हारा हाथ दिया उसे तो तुम बेला कसूर ठुकरा कर चली आई। क्या कासिम से ब्याह करते वक्त तुमको अच्छी तरह मालूम नहीं था कि यह दरअसल किस किस्म का इंसान है? खुद करदा रहा इलाज नीस्त बीवी, अब सब्र करो। सनोबर और ज्यादा दहाड़े मारकर रोने लगी। मुझे तो तुम्हारी ये सनोबर कुछ बेवकूफ सी दिखती है आपा। आपा ने रंजीदा आवाज में इजहार ख्याल किया। मुझे तो तुम्हारी ये सनोबर कुछ बेवकूफ सी दिखती है। आपा ने रंजीदा आवाज में इजहार ख्याल किया। उसी वक्त बरामदे में कदमों की चाप सुनाई दी। देखा कि वाजिद सामने खड़ा है। ये क्या बाउलापन है?
चलो घर चलकर मुंह हाथ धो, बच्चियां तुमको याद कर रही हैं, उसने कहा। सनोवर ने ज़बा होती हुई भेड़ की तरह नजरें उठाकर वाजिद को देखा। वाजिद ने बड़ी दिलसोजी और दर्दमंदी के साथ सहारा देकर उसे कुर्सी से उठाया। अब बच्चों की तरह संभालता और उसे दिलासे देता, उसे हमारे अहाते से बाहर ले गया। आपा ने मगरिब की नमाज के लिए कुर्सी पर से उठते हुए गहरा सांस भरकर कहा, अल्लाह तेरी दुनिया में कैसे कैसे तमाशे होते हैं। एक महीना गुजर गया। एक शाम में बाहर घास पर बैठी कुछ पढ़ रही थी कि सनोवर ने मेहंदी की बाड़ पर से उचककर मुझे देखा, फिर चारों तरफ नजर डालकर दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। उसका चेहरा सफेद हो रहा था। करीब की कुर्सी पर वो इस तरह बैठी जैसे बहुत बूढ़े खस्ता जान थके हारे लोग बैठते हैं। जरीना, उसने आहिस्ता से कहा, बताओ मैं अब क्या करूं। कासिम साहब वापस आ गए? हाँ, मगर वो कहते हैं कि मोहब्बत मर चुकी। मोहब्बत मर चुकी है, सुना तुमने जरीना? उसने झुककर चंद पत्तियां उखेड़ी, फिर उन्हें बिखेर दिया। मोहब्बत जिसे अबदी और जिंदा जावेद कहा जाता है, शिलोंग में उसने मशरिक के गुलरंग आसमान की तरफ देखते हुए कहा, माफ कीजिए, मोहब्बत जिसे अबदी और जिंदा जावेद कहा जाता है, शिलोंग में उसने मशरिक के गुलरंग आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उसने क्या कुछ मुझसे कहा था, कैसे कैसे वादे किए थे, और अब उन सारे लतीफ एहसासात का, सारे ख्वाबों का, उस अजली और अब्दी मोहब्बत का जनाजा निकल गया। जरीना, मैं खामोश रही। मैं उसे क्या कह सकती थी। दरख्तों में एक पपीहा जोर जोर से बोल रहा था। आम के झुंड में कोयल कूक रही थी। अरे पपीहा बावरे, आधी रात जिन लोग, अरे पपीहा बावरे, आधी रात जिन कूक, धीरे धीरे सुलगती सो तूने देनी फूक। मुझे झुरझुरी सी आई। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। दफतन सफेद गरारे कमीज में मलबूस सफेद दुपट्टे से सर ढांपे आपा की झलक नीम तारीख बरामदे में नजर आई। उन्होंने आवाज दी, सनोबर, दोनों वक्त मिल रहे हैं, सर ढको, अल्लाह से दुआ मांगो। वो अंधेरे में गायब हो गई। गुम्मन घेरी शाम का सन्नाटा डरावना हो गया। जरीना, सनोबर मध्यम लेकिन मजबूत आवाज में कह रही थी, तुम्हारा ख्याल है मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मैंने मोहब्बत की थी। बकवास मत करो, मैंने गैर यकीनी लहजे में जवाब दिया। जरीना, वो कहता है कि फरत उसके लिए मुकम्मल औरत है। बरसों पहले कलकत्ते में वो मुकम्मल औरत की हैसियत से उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी, और अब जब वो उसे दोबारा मिल गई है तो वो उसे पहले की मानंद तर्क नहीं कर सकता। फिर उसने तुम्हारा घर बर्बाद करके तुमसे शादी क्यों की थी, तुमने ये नहीं पूछा। वो कहता है कि वो वक्त की बात थी। वो तलखी से हंसी। वक्त की बात? जरीना, उस वक्त मैं दूसरे के खेत की गाय नहीं, घास थी जो हमेशा दूर से ज्यादा हरी नजर आती है। वो सिसकियां भरने लगी। मगर फरहत यहां आई किस तरह? उसका मियां सरूप कुमार अपनी नई लीडिंग लेडी से इश्क करने में मसरूफ है, और दोनों मियां बीवी एक दूसरे की ज्यादा परवाह नहीं रही। अब दोनों मियां बीवी को एक दूसरे की ज्यादा परवाह नहीं रही। मगर ये औरत बेहद समझदार है। उसने वो सारा रुपया जो उसे सरूप कुमार ने दिया था बैक डोर से यहां मुंतकिल करवा लिया है। अल्लाह,
दुनिया इतनी घटिया क्यों है जरीना? इस सवाल का जवाब तो बड़े बड़े फलसफी और पैगंबर भी नहीं दे सके। मैंने जरा उकता कर जवाब दिया। कासिम को रत्ती भर एहसास नहीं कि मुझ पर क्या गुजरी है जरीना। इंसानी जिस्म की मौत एक केमिकल एक्शन है। हाँ, इंसान में केमिकल तब्दीलियां होती रहती हैं, इसी तरह जज्बात भी बदल जाते हैं। अब फरहत और कासिम बिल्कुल एक जान और दो काले में, बताओ मैं क्या करूं? अगर वाकई ऐसा है तो तुम कुछ नहीं कर सकती। सनोवर, तुम एक मर्द और एक औरत के माबैन उनके खालिस जाती जज्बाती मामलात में दखल अंदाज नहीं हो सकती। एक मर्द, उसने इंतहाई कर्ब से दोहराया, वो मेरा शौहर है जरीना। आसमान पर बादल उमड़ कर घिरा है, बारिश आने वाली है। सनोवर, अब घर जाओ। मैंने कहा, मेरा घर कहाँ है? आखिर कासिम साहब तुमसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं, वो बात ही नहीं करते। आज उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब हम दोनों का इकट्ठा रहना, हम दोनों की एक दूसरे के साथ नाइंसाफी होगी। मैं कल अरमनी टोला में एक बुजुर्ग की यहां भी गई थी। उसने नीची आवाज में कहा, उन्होंने एक नक्श दिया है। मैं आंखें फाड़ कर सनोवर को देखने लगी। उसने अपने ब्राउन बाल झटक कर और नीली आंखें झपकाकर मुझे मुल्तजियाना पुरुम्मीद नजरों से देखा। बताओ, इसका कोई फायदा होगा? मगर आज दोपहर वो पुड़िया वाजिद के हाथ लगे। उन्होंने उसे फाड़ कर फेंक दिया और मुझे खूब डांटा। मगर मैं शाह साहब से दूसरा नक्श ला सकती हूं। बादल गरजने लगे। पपी है कि पी कहां तेज हो गई। सनोवर, मैंने मजबूती से कहा, घर जाओ। ये औरत क्या इसे बंबई में उस शाख की कमी है? ये मेरा घर बर्बाद करने क्यों आ गई? अल्लाह के यहां कोई इंसाफ नहीं। इंसाफ के क्या मानी जब कोई वजूद ही नहीं? तुम्हारे उन खुदाबंद ताला का। वो बिलक बिलक कर रोने लगी और उठकर भागती हुई अपनी कोठी की तरफ चली गई। सुबह को आपा की मुलाजमा ने बताया कि बराबर वाली बेगम साहब कहीं बाहर जा रही हैं। वाजिद साहब की कार पर सामान लद रहा है। कोई 11 बजे के करीब वाजिद ने मुझे फोन किया। वो एयरपोर्ट से बोल रहा था। उसने कहा, सनोवर का नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। मैं उसे तब्दील आबो हवा के लिए अपने साथ कॉक्स बाजार ले जा रहा हूं। कासिम कल रात 1 माह के लिए फिर दौरे पर चला गया है। अगर वो वापस आकर तुमसे सनोवर के मुतालिक दरियाफ्त करे तो उसे बता देना कि सनोवर अब मेरी जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज। लेकिन कासिम से मुलाकात की नौबत नहीं आई। उसी रात लखनऊ से तार आया कि अब्बा मियाँ सख्त बीमार हैं। मैं और आपा बदहवास होकर तीसरे दिन लखनऊ रवाना हो गए। 1-1.5 महीने में अब्बा मियाँ अच्छे हुए तो ढाके से अरसलान की वालिदा ने तकरीबन रोजाना ट्रंक कॉल शुरू कर दिया कि कम से कम मंगनी की रकम बाकायदा अदा हो जानी चाहिए। उनको डर था कि मैं शायद रस्सी तोड़ाकर भाग निकली हूं और अब लखनऊ से ढाका वापस आने पर तैयार ना हूं। सच्ची बात यह है कि अब्बा मियाँ की बीमारी और सनोवर वगैरह की इंतहाई कंफ्यूज और बेतुकी जिंदगियों का मुरक्का देखने के बाद भैया मैंने हड़बड़ा कर हाँ करो सोच कर
हाँ कर दी। तो ये थी नॉवेलेट चाय के बाग की तीसरी किस्त। कल फिर आऊंगा, अगली किस्त आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।